हेलो दोस्तों, ये एडुटेरिया का पेड बैच का है। ये आपको 499 का एडुटेरिया ऐप्स पर जाइएगा तो इसका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो उसी में का है ये। इसमें 100 क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन इसमें से कराया जाएगा। जैसे ओजोन परत क्षेत्र से तात्पर्य है, तो आपको इसमें होगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। आपको ऑप्शन सी रहेगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होना। उसके बाद 2 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि परिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी। तो आपको ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स एल्टन ने। परिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, तो चार्ल्स एल्टन ने। आपको 3 नंबर होगा, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो आपको इसमें ऑप्शन सी रहेगा, 4। इसमें म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक दायरा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए रहेगा, लानक ला। ऑप्शन ए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दायरा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, तो लानक ला। ऑप्शन ए रहेगा। सूची 1 को आप इसमें 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें आपको होगा, ऑप्शन ए रहेगा, ए का 3 होगा। आपका ऑप्शन ए का 3 रहेगा। बी का 1 होगा। अष्टमुदी का लैगून होगा। इसका गोहना ताल सी का 2 होगा। आपको गोहना ताल का भूस्खलन होगा और लोनार का क्रेटर होगा। डी का 4 होगा। तो आप देख लीजिएगा, भीमताल का विवोत्तनिक होगा, अष्टमुदी का लैगून होगा, गोहना ताल का भूस्खलन होगा और लोनार का क्रेटर होगा। तो 5 नंबर। आप 6 नंबर देख लीजिए। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो आपको इसमें अर्धपर्णपाती वन ऑप्शन सी रहेगा। इसमें चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियां के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो अर्धपर्णपाती वन में पाए जाते हैं। 9 नंबर है, बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है। तो आपको गोदावरी नदी पर है। बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। उसके बाद आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो जेट प्रवाह जो एक ऊपरी सतह की शोभमंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जेट प्रवाह जो एक ऊपरी सतह की शोभमंडलीय तरंग है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 10 के डी होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ग्रीष्म काल में ध्रुवीय व ताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। जेट प्रवाह जो एक ऊपरी स्तर की शोभमंडलीय तरंग है डैश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका बाकी ये तीनों सही है। उच्च वेग वाली वायु की एक संकीर्ण बैंड है। यह 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक शोभमंडल की सीमा के निकट तरंग पथ का अनुसरण करता है। लंबी दूरियां पर जेट प्रवाहों में एक विशेष प्रकार की निरंतरता होती है। और ए डी नंबर गलत है। ग्रीष्मकाल में ध्रुवीय व ताग्र जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ये ऑप्शन डी गलत है। उसके बाद आप 11 नंबर देखिएगा। तो 11 नंबर फिर यहाँ पे मिलान करना है। लिखित में से युग्म सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको होगा 11 का, इसमें सही कौन है, इसमें युग्म सुमेलित माने सही करना है इसमें। तो लिखित में से कौन सा, तो इसमें अस्थल, समीर और सामायिक, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही इसमें होगा, अस्थल, समीर, सामायिक। लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पौन अब प्राकृतिक में दोनों का दिया है मिलान करने के लिए। तो अस्थल, समीर और सामायिक आप याद रखिएगा, इतना काफ़ी है।
चलिए 15 नंबर देखते हैं। ये मैंने डायरेक्ट आपको करा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से साइड में अगर जाइएगा तो यहाँ से फिर स्टार्ट है 11 से, यहाँ से 12 से, यहाँ चलिए 12 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 12 नंबर आप देखिएगा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो 12 का आपका इसमें वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना, ऑप्शन बी रहेगा आपका। इसमें ऑप्शन आपका बी रहेगा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा का अधिक होना। उसके बाद है आपको यहाँ 13 नंबर, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान लिखित में से किससे संबंधित है? तो आप 13 नंबर देखिएगा तो आपको हगुल या कश्मीर स्टैग होगा, ऑप्शन डी रहेगा इसमें का। डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान लिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगुल या कश्मीर स्टैग होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि सूची 1 को तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका इसमें 14 का आपका इसमें हो रहेगा, इसको मिलान करना है आपको। तो आपको ए के 2 होगा, मलंज खंड ए के 2। उसके बाद बी के 3 होगा। उसके बाद कोलार का कर्नाटक होगा, कोलार जो है कर्नाटक में है। उसके बाद यहाँ पर सी के 4 होगा, खेतरी का, खेतरी तो राजस्थान में है ही। और डी नंबर पलानी आपको तमिलनाडु में पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा, मलंज खंड का होगा आपको, ये मध्य प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। उसके बाद कोलार कर्नाटक में होगा। उसके बाद खेतरी आपका होगा इसमें राजस्थान में, और पलानी आपको तमिलनाडु में होगा। आप देख लीजिएगा, इसको मुझे फ्लाइट मोड में करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे 20 नंबर आ गया ना, 14 नंबर का यहाँ से आप 15 नंबर स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से, अब फिर यहाँ से 15 नंबर, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आपको इसमें ऑप्शंस होगा 15 का बी होगा आपको, भीमबेटका। आपको भीमबेटका, इसमें लिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो भीमबेटका। उसके बाद 16 नंबर देखिएगा, तो हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा गया था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको 16 का आपका सी रहेगा, धोलावीरा हो रहेगा। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा था, वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो धोलावीरा था। उसके बाद आपको 17 नंबर देखिएगा, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है। तो 17 का आपका ऑप्शन ए रहेगा, आपका 17 का ऑप्शन ए रहेगा, एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाता है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। उसके बाद 18 नंबर है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो आपका इसमें आपका होगा, इसका आपका राजाराम प्रथम रहेगा, राजाराम प्रथम रहेगा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक द्वारा किया गया था? तो राजाराम प्रथम द्वारा। उसके बाद 19 नंबर,
उसके नंबर 19 नंबर देखिएगा। तो 19 नंबर में मुगल काल में जप्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? तो आपको इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, इसको चेक करना पड़ा। मुगल काल में जप्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? आपको इसको मैं बाद में बता दूंगा, इसको मैं नहीं जान सकता हूँ। उसके बाद 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर यहाँ पे है, लिखित निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो आपका 20 नंबर इसमें रहेगा, 20 का बी रहेगा आपको, मोहम्मद गौरी ने। तो निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने जीता था। पांडिचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो पांडिचेरी में आपको 21 के आपका सी रहेगा, फ्रांसीसी ने। पांडिचेरी में निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो फ्रांसीसी ने। उसके बाद 22 नंबर, पुलिगर कौन थे? तो 22 के ए रहेगा आपको, दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। पुलिगर कौन थे? तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। उसके बाद आप 23 नंबर देखिएगा। तो यहाँ 23 नंबर में मिलान करना है। तो 23 नंबर में आपको इसमें बताना है, इस पर विचार करना है, यात्री और देश। तो आपको इसमें मिलाना है कि कौन, देखिए इसमें आपको केवल नूनीज और फारसी, ये दोनों गलत है। यात्री, ये नूनीज और फारसी, ये 2 नंबर भी गलत है। अब्दुल रजाक और पुर्तगाली, ये भी गलत है। निकोलो कोंती और इतावली, ये ऑप्शन केवल 3 सही है। तो ऑप्शन आपको 3 ही सही रहेगा, निकोलो कोंटी और इतावली, इसमें ऑप्शन 3। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या नंबर था? 23 नंबर। अब यहाँ से 24 हम देखते हैं। 24 यहाँ पे है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो आप 24 नंबर का देखिएगा। तो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से था, ऑप्शन डी। आप यहाँ पे ऑप्शन डी मार सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से था। उसके बाद किन संगठन व्यक्तियों के द्वारा 1928 में, 25 नंबर है, किन संगठन व्यक्तियों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? तो आपका 25 के आपका डी रहेगा, उपयुक्त में से सभी रहेगा। हिंदू महासभा द्वारा भी किया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा भी किया गया था, और उग्र राष्ट्रवादी द्वारा भी किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सभी सही रहेगा। किन संगठन व्यक्तियों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था? तो उपयुक्त में से सभी रहेगा। उसके बाद 26 नंबर आप देखिएगा। तो 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई? तो आपका 26 का आपका डी रहेगा, आपको 9 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। आपका ऑप्शन डी रहेगा। 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो 9 प्रांतों में। उसके बाद 27 नंबर में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। तो आपका 27 का डी ही रहेगा, आपका काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। उसके बाद यहाँ से 28 आप देख लीजिएगा। यहाँ विधवा पूर्ण विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधारक कौन थे?
तो आपका 28 के आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही रहेगा। आपका 28 के आपका तीनों इसमें तो डी कर्वे भी हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी था और वीर सलिंगम पंतलू भी था। इसमें एक आत्माराम पांडुरंग नहीं था। तो आपको ऑप्शन बी ही आपका इसमें का रहेगा। 1, 2, 3 विधवा पूर्ण विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधारक थे। डी.के. कर्वे था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर था और वीर सलिंगम पंतलू था। ये तीनों रहेगा। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? आपको 29 नंबर। तो 29 के संयुक्त अरब अमीरात होगा। ऑप्शन आपका डी रहेगा। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो संयुक्त अरब अमीरात होगा। इसमें होगा हाल ही में 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 30 नंबर आपका इसमें होगा 30 के दिनेश माहेश्वरी को। आपका हाल ही में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी को किया गया है। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर आप देखिएगा। तो एक कुबेरियन युद्ध अभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ की है? तो आपका 31 की आपको मालदीव के साथ। आप एक कुबेरियन युद्ध अभ्यास 2025 भारत ने किस देश के साथ की है? तो मालदीव के साथ की है। आपको अगर याद नहीं हुआ तो आपको दोबारा एक बार स्पीड करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद 32 नंबर होगा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ था। तो 32 के आपका सी होगा दावोस में। इसमें दावोस विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ था, तो दावोस में हुआ था। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन दावोस में हुआ था। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं। उसके बाद 33 नंबर, यहाँ से 33 नंबर हम देखते हैं। तो इसमें वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? तो आपको 33 का आपका भारत में ही सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। अब समझ लो भारत की क्या कंडीशन है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 19वीं जो वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 34 के सी आपका होगा, चौथा स्थान है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो इसका 79.37 LMT। ऑप्शन डी रहेगा आपको। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहने की उम्मीद है? तो 89.37 LMT। उसके बाद 36 नंबर आप देखिएगा। तो सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपको ओडिशा से होगा। इसमें सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से होगा। उसके बाद 37 नंबर देखिएगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता देश कौन सा है? तो आप 37 का उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका रहेगा। T20 वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता देश कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका होगा। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर एंड फाइंड्स ए होम पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपका 38 का इसमें बी रहेगा आपको, अरुंधति राय। इसमें अरुंधति राय। एड फाइंड्स ए होम पुस्तक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपका बी रहेगा। आपको 39 नंबर अब देखते हैं। तो 39 नंबर यहाँ से है। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम क्या है? आपको 39 का ये रहेगा।
रंगमंच और शांति की संस्कृति। विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम क्या है? तो रंगमंच और शांति की संस्कृति। उसके बाद 40 नंबर आपको दिया गया है, नीचे दिए गए जोड़ों में 2024-25 के भारत के साइट में कौन शामिल नहीं है? तो आपका 40 नंबर में आपका डी रहेगा, अनसुप्पा झील उड़ीसा। नीचे दिए गए जोड़ों में 2024-25 के भारत के साइट में कौन शामिल नहीं है? तो अनसुप्पा झील उड़ीसा ये नहीं है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद 41 नंबर आपको, भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 41 के 2025 तक भारत सरकार ने यूरिया आयात को, माने यूरिया जो खरीद रहे हैं उसको समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 42 नंबर का, तो 86वीं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण चिकित्सकों के समूह को भी पुरस्कृत किया गया है? तो आपको 42 के ये रहेगा, थाईलैंड। 86वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण चिकित्सकों के समूह को भी पुरस्कृत किया गया है? तो आपको थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सकों को। उसके बाद 43 के आपको, 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कुल कितने खेल शामिल थे? आपको 43 का आपका डी रहेगा, 6 रहेगा। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, 6। उसके बाद 44 नंबर देखते हैं। उसके बाद 44 यहाँ पे है, राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी? तो आपका 44 के डी रहेगा, हैदराबाद में बनाई जाएगी। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी? तो हैदराबाद में बनाई जाएगी। उसके बाद भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? तो भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? तो 45 के 2 चरणों में कराया जाएगा। भारत के गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला लिया है? तो 2 चरणों में। उसके बाद 46 में, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आपको एनवीडिया बनी है, ऑप्शन बी। आपको ऑप्शन बी रहेगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन चुकी है। उसके बाद 47 में आपका है, इसमें भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो आपको इसमें रहेगा, संवैधानिक अधिकार है हमारा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है हमारा। उसके बाद 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो आपका इसमें सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। लिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। उसके बाद यहाँ पे किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? आपको 49 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो ऑप्शन सी रहेगा आपका, मिनर्वा मिल्स वाद। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तब मिनर्वा मिल्स वाद, आपको ऑप्शन सी रहेगा। अब आपको 50 नंबर देखते हैं। 50, यहाँ से अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका 50 में आपको सी रहेगा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे बाकी सब शामिल था, इसमें ए बी और डी तीनों शामिल था, लेकिन ये सी वाला
शामिल नहीं था। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। बी नंबर, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। उसके बाद डी नंबर, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये सारे कुछ था इसमें, लेकिन ये वाली बात नहीं था किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होनी चाहिए, ये वाला बात गलत था। इसके बाद आप 51 नंबर देखिएगा। तो संसद सदस्य की निरर्हता अयोग्यता के पक्ष पर निर्णय लेता है। आपको इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति यहाँ पे लेता है, ऑप्शन डी। संसद सदस्यों की निरर्हता या अयोग्यता के पक्ष पर निर्णय कौन लेता है? तो ये राष्ट्रपति आपका, माने भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है, उसके आधार पर लिया जाता है। उसके बाद 52 नंबर यहाँ पे है, लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा 52 नंबर, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो आपका 52 का आपका इसमें 131 होगा। आपका ऑप्शन ए रहेगा। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो 131 लोकसभा में, आप याद रखिएगा। आपको 53 नंबर अब देखिए, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन के संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो आप 53 नंबर देखिएगा। तो अब भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तब भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद 53, उसके बाद 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो आपका 54 के आपका डी रहेगा। 54 के डी, इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो इसमें असत्य, ये बाकी सब सत्य है। आपको ABC, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है, बात सही है। ऑप्शन सी में नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बात सही है। और इसमें जो असत्य है, इनका मूल उद्देश्य आपका ऑप्शन डी, इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत बात है। उसके बाद 55 नंबर देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो आपका इसमें 8 होगा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो आपका 8 होगा इसमें। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं? तो 8 होगा। उसके बाद 56 नंबर देखिए, बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो आपका 56 2006 में किया गया था। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में किया गया था। उसके बाद 57 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। आपका 57 का डी रहेगा, करेंसी। इसमें आपको मिलाना है, माने निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको 4-1 होगा। पहले करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा। उसके बाद 3 नंबर होगा बैंकों के पास बचत जमा। उसके बाद बैंकों के पास सावधि जमा। तो ऑप्शन आपका डी रहेगा, आप मिला लीजिएगा। 1 नंबर में आप करेंसी करिएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 2। तो पहले 4-1 माने करेंसी बैंकों के पास, उसके बाद 1 बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद फिर 3 बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद फिर 2 बैंकों के पास सावधि जमा। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं।
उसके बाद ए, उसके बाद फिर 3 नंबर, पहले तो आपको 4 नंबर रहेगा, यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 का 3, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर 4, उसके बाद यहाँ पे आइएगा, उसके बाद 57, उसके बाद 58 क्वेश्चन देखिएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो आपका 58 की आपको क्षेत्रीय ग्रामीण की पूर्ण संरचना पर आधारित है, ऑप्शन डी रहेगा आपका। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना पर आधारित है। उसके बाद 59 नंबर, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो आपका केंद्रीय बजट 2005-06 में किया गया था, ऑप्शन ए। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2005-06 में किया गया था। उसके बाद 60 नंबर देखिएगा, मौद्रिक नीति 60 नंबर का राजकोषीय नीति के पूरक है, आपको ऑप्शन बी रहेगा। मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति के पूरक है। मौद्रिक नीति है, ऑप्शन बी राजकोषीय नीति के पूरक है। उसके बाद 61 नंबर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 61 नंबर, लिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है? तो आपको यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, बजट खाते के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। लिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है? तब बजट माने घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। 61 के आपको इसको 2 बार देखना पड़ेगा तभी याद होगा। लिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है? तब बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिएगा 62 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो आप 62 नंबर देखिए, तो 62 का बी होगा आपको, यहाँ पे हासमैन लागत विधि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? तो ह्रासमान लागत विधि, ये गलत है, बाकी सब सही है। उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि आपको जीडीपी गणना करने के लिए है, लेकिन ये वाला एक गलत है, ह्रासमान लागत विधि। उसके बाद 63 नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे 63 नंबर देखिएगा, 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड, तो कूलाम बाई 1 सेकेंड बराबर क्या होता है 63 के? तो आपको 1 एम्पियर होगा, ऑप्शन आपका डी रहेगा। 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है, तो 1 कूलाम बाई 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर आप याद रखिएगा। उसके बाद 64 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? आपका 64 का आपका ई रहेगा आपका। इसमें निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है? तो आपको एक समान त्वरण, आपको ये उल्टा सीधा तीनों दिखा रहा है, लेकिन वो एक समान में सीधा एक पॉइंट में गया हुआ है, इसलिए एक समान त्वरण दर्शाता है। उसके बाद 65 नंबर देख लीजिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो आपका 65 का ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आपका ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद यहाँ पे 66 नंबर देखिएगा, वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, तो आपका 66 का होगा, आपका डी रहेगा आपका। यहाँ पे उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी, वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, तो उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, तो उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है। वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, तो उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है। उसके बाद 67 नंबर देखिएगा, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो आपको 67 नंबर देखिएगा, तो आपको समुद्री पानी का घनत्व तो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। आप देखिएगा नाव जब किसी नदी से जब महासागर में घुसता है तो उठ जाता है, यानी कि समुद्र का पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से ज़्यादा उसका घनत्व होता है, इसलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है।
उसके बाद 67 के बाद आप 68 देखिएगा, यहाँ पे 68 आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डेट से बढ़ती है, तो 68 की ये आपका आयाम बढ़ने से, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डेट से बढ़ती है तो आयाम बढ़ने से होती है। उसके बाद 69 का इसमें होगा आपको, थिएटर में 3D फिल्मों देखते हुए समय हमें हमेशा विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। तो ऑप्शन आपका ये रहेगा सही। उसके बाद यहाँ पे 70 नंबर को देखते हैं। H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आप 70 का ए देखिएगा तो +5 होगा, आपको ये देख लीजिएगा ध्यान से। H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें +5 होगा। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए। H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या है तो +5 होगा। आपको 71 नंबर देखिएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो आप 71 का इसमें दूध होगा, आपको टिंडल प्रभाव के लिए दूध होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो इसमें दूध होगा, टिंडल प्रभाव को दर्शाने के लिए दूध। इसमें 72 का आप देखिएगा, और सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं, तो 72 का बी होगा। 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ। और सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं तो 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ होती है। और सारणी में दीर्घ रूप में होते हैं तो 7 क्षैतिज तथा 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ। आप 72 के बाद आपको 73 नंबर देखते हैं। 73 यहाँ पे है, धातु क्रम की एक प्रक्रिया है। आपको 73 का सी यहाँ पे होगा। आपको अयस्क से धातु निष्कर्षण की, धातु क्रम एक प्रक्रिया है, तो अयस्क से धातु निष्कर्षण की, धातु क्रम एक प्रक्रिया है तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की होगा। उसके बाद यहाँ पे 74 नंबर देखिएगा, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। आपको 74 का अगर देखिएगा तो 74 का आपका ए का 4 होगा। प्राकृतिक गैस माने यहाँ NH3, रुक जाइए फिर से मिलाते हैं, गलत हो जा रहा है। तो प्राकृतिक गैस माने ऑप्शन 3 होगा, NH3। उसके बाद होगा आपका बी का 2 होगा, बी का 2 माने हास गैस माने N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे सी के 1 होगा, यहाँ पे शुष्क वर्ग माने कार्बन, यहाँ पे CO2। उसके बाद होगा आपका, उसके बाद अमोनिया का CH4 होगा। तो आपको ये देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। प्राकृतिक गैस होगा NH3, हास गैस होगा N2O, शुष्क बर्फ होगा CO2 और अमोनिया होगा CH4। आप अपना से मिला लीजिएगा। उसके बाद चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, इसमें है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? 75 का आपका होगा, 75 का बी होगा। ये जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे होगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे होगा। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे होगा। इसको बार बार मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको शायद कुछ इसका अंश आपको याद हो जाए। उसके बाद 76 नंबर, आपको 76 में लिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में इनकी जड़ों से पत्तियां तक जल पहुंचाता है? तो आपको 76 नंबर का हो जाएगा, आपका सी रहेगा, जाइलम होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो पौधे में इनकी जड़ों से पत्तियां तक जल पहुंचाता है? तो जाइलम ही पहुंचाता है आपको जल। जल के लिए अगर कहीं पे भी आए तो जल में जाइलम ही पहुंचाता है। तो आपको 76 नंबर होगा। आप 77 नंबर देखिए, यहाँ पे 77 नंबर है। यदि यहाँ पे देखिए, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तथा उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, तो 77 के आपका B रहेगा, AB और AB रहेगा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तथा उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग होंगे, AB और AB होगा। उसके बाद प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? तो 78 के आपका होगा, 78 के B होगा। इसमें इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय वर्मिक्स। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय वर्मिक्स। प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलार्ध एवं एक केंद्रीय वर्मिक्स। तो ऑप्शन बी आपका इसका सही होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है? तो आपका 79 के सी रहेगा, आपको गर्भनाल। इसमें मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण करने में मदद करता है? तो गर्भनाल होगा। उसके बाद इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? तो आपका 80 का इसमें देख लीजिएगा, तो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसमें ऑप्शन डी रहेगा। इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग आता है? तो आपको HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होगा। उसके बाद 81 नंबर देखते हैं, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? तो 81 के आपका हो जाएगा 10 के पावर 6 ओम होगा। आपका ऑप्शन सी रहेगा, 10 के पावर 6 ओम होगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? शुष्क अवस्था में ये पूछा है, तो 10 के पावर 6 ओम होगा। उसके बाद 82 नंबर देखते हैं। उसके बाद 82 नंबर यहाँ से देखते हैं, वायरस होते हैं, यहाँ पे वायरस होते हैं। तो 82 के बी आपको अकोषीय होते हैं। इसमें वायरस होते हैं, अकोषकीय होते हैं। वायरस होते हैं तो अकोषकीय होते हैं। उसके बाद 83 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो आपको 83 नंबर देखिए, तो INS चक्र होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो INS चक्र है। उसके बाद 84 नंबर, भारत प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको 84 की ये होगा, कोलकाता में होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता है। उसके बाद इसमें राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? 85 के, तो 85 के बी होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसमें राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद यहाँ पे 86 नंबर देखिएगा, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो आपका 86 का इसमें होगा, आपको डी रहेगा। आपका डी ही सही रहेगा। इसमें सर बान, सर तालाब, किसी समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो इसमें सर का बान होगा और सर माने तालाब होगा। तो यही इसमें वाले शब्द युग्म सही है। उसके बाद इसमें 88 नंबर को देखते हैं। इसमें 87 नंबर को भी देख लेते हैं, इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का आपको इसमें सिलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट एंटोमी ऑफ द गिवन वर्ड एज पर सिटी, एज पर रिटी, इसमें होगा सिबिलिटी
ऑप्शन बी रहेगा इसका, आप देख लीजिएगा इसका हिंदी। उसके बाद इनमें से कौन सी संधि गलत है? 88 नंबर का, तो 88 का आपका इसमें बी रहेगा आपका, नयन प्लस नयन। इनमें कौन सी संधि गलत है? तो इसमें गलत ये है, बाकी सब सही है। इसमें आप देख लीजिएगा, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार होगा, अंध प्लस पतन अधपतन होगा, उसके बाद सदा प्लस एव सदैव होगा, लेकिन नयन का ए नहीं होगा, नयन का ए गलत है, इसमें संधि गलत है। तो आप देख लीजिएगा 88 का। उसके बाद यहाँ पे 90 का देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो आपका 90 का इसमें होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष को मनाया गया था? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका 90 का आपका सी रहेगा, 2003 में। तो पहली बार पूछिए, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 2003 में पहली बार मनाया गया था। उसके बाद 91 का निम्नलिखित में से कौन द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक है? तो आपका 91 के बी होगा, आपको नारिस प्रीतम है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक है? तो नारिस प्रीतम है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक है? तो इसमें नारिस प्रीतम है। उसके बाद यहाँ पे 92 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन अगर कुछ है तो आपका इसमें तबला ही होगा, तबला शुरुआत से ही बज रहा है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है तो तबला होगा सबसे पुराना। 93 नंबर में आप देखिएगा, असम में किस मंदिर के परिसर में आबुवाची मेला आयोजित किया जाता है? तो आप 93 का देखिएगा, तो 93 के ये होगा, कामाख्या मंदिर होगा। असम में किस मंदिर के परिसर में अम्बुवाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अम्बुवाची मेला आपको कामाख्या मंदिर में ही किया जाता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है? अब 94 का आप देख लीजिएगा, 94 का ये नागालैंड होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। आपको याद इसको करना पड़ेगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुआत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में। उसके बाद ही आपको देखिएगा, तो ये आप मैथ का क्वेश्चन है इसमें। तो आप 17 संतरे को 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य क्या है? आप इसको बना सकते हैं और देख सकते हैं। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपका 95 के ये होगा, आपका 7 आंसर होगा इसका। 17 संतरे को 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या है? तो आपका प्रत्येक संतरे का क्रय मूल्य आपका 7 होगा। अब आपको 96 नंबर में यहाँ से देख रहा हूँ, 96 नंबर, शिक्षक PQRS में पेन का बंटवारा 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या हो गई? माने कम से कम न्यूनतम संख्या। तो 96 का आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप घर पे आप ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। तो आपका आंसर ये रहेगा 183। शिक्षक PQRS में पेनों का बंटवारा 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 183 इसका आंसर है, आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 97 नंबर आपको दिखा रहा हूँ, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये भी आपको 97 का आपका बी होगा, 565 आएगा। अब ये भी आप देख लीजिएगा कि कैसे इसका रिलेटिव बनाया है, 2 से 3 कैसे गया, 3 से 8 कैसे गया, 8 से 27 कैसे गया। ये भी हो सकता है 2 के क्यू 8 गया, 3 का क्यू 27 गया, फिर 8 का यहाँ पे किया होगा, तो 565। तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 98 नंबर देख लीजिएगा, A + B का अर्थ और AB का भाई है, A × B का अर्थ है और A × B की बहन है, A / B का अर्थ है,
ए बी का पिता है, तो निम्नलिखित में से आप इसको पढ़ लीजिएगा सही से। कौन सा व्यंजक ये प्रदर्शित करता है कि पी आर का भाई है। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने से इसको देख लीजिएगा। 5-6 मैथ का इसमें क्वेश्चन है, तो इसको फुल एंड फाइनल इसको कराया गया है। तो आंसर पी प्लस क्यू गुणे आर होगा। आप देख लीजिएगा, इसमें 5-6 माने 7-8 आपका मैथ का भी क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद इसमें दिखा रहा हूँ आपको 99 नंबर, यहाँ से देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनके किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो आपका 99 का बी रहेगा आंसर, आपका 8 होगा। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनके किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है? तो 8 होगा। यहाँ पे 100 का होगा। यदि गोला का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका 100 के सी रहेगा, 6386 सेंटी स्क्वायर होगा। यहाँ पे होगा, यदि गोला का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें आपका पाई का वहाँ पे 22/7 मान दिया गया है। तो आपको 6386 सेंटीमीटर क्यूब होगा।